हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके जो टॉपिक्स रह गए उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लीगल फ्रेमवर्क, जो कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज का, और हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक टॉपिक आपका रह गया था, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड contracts under seal. A contract of record is only an obligation arising out of the court judgment, which is strictly speaking is not a contract. तो contract of record क्या होता है? जो कोर्ट में जजमेंट दिया उसी को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। और बेसिकली अगर माना जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील की बात करें तो ये क्या है? एक प्रॉपर डीड या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिटन होता है, साइंड होता है, सील्ड होता है और जो पर्सन्स एक दूसरे को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स वैलिडिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द फॉर्म एंड नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर इट्स वैलिडिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील में कोई भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड ओरली और इन राइटिंग रादर देन अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर सील। Simple contract requires consideration to be valid, but simple contracts may be implied from the conduct of parties bound by the contract. तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जो कि ओरली या राइटिंग में, मतलब ओरल भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं, और इनमें कंसिडरेशन जरूरी है। वहीं अगर भी हमने बात की थी कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील में तो उसमें कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं थी, लेकिन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कंसिडरेशन नेसेसरी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन लॉ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो अभी हमने पीछे जो डिस्कस किया था वो कौन सा था? इंग्लिश लॉ। ठीक है, इंग्लिश लॉ इंडिया में कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे कौन से लॉज माने जाते हैं? जो इंडिया में बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें इंटेंशन और मोड ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द मोड ऑफ इंटेंशन सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स में बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो दो तरह के होते हैं इंटेंशन के बेसिस पे। पहला है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, पढ़ लेते हैं क्या है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स द टर्म्स ऑफ विच आर स्टेटेड इन वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स में देयरफॉर बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हम बोल के या लिख के बताते हैं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है? टू एक्सप्रेस, बताना, जताना। ठीक है, तो व्हेन द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड और मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज एक्सप्रेस। ठीक है, अगर हम ऑफर या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं और वर्ड्स के थ्रू या रिटन फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस। और अगर एक्सप्रेस करते हैं हम तो वो क्या कहलाता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस रिजल्ट्स इन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मिस्टर ए प्रपोजेस मिस्टर बी, I would like to sell my house for 3 lakh rupees and Mr. B replies, I agree. This is deemed to be an express contract. मतलब कि मिस्टर ए मिस्टर बी दो लोग हैं। मिस्टर ए ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना घर बेच दूं 3 लाख रुपीज में, और मिस्टर बी ने रिप्लाई दिया कि ठीक है
वो अग्री करते हैं इस चीज पे, ठीक है। तो उधर से ऑफर दिया गया मिस्टर ए की तरफ से, और मिस्टर बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इन वर्बल फॉर्म, ठीक। तो ये क्या कहलाया, हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इजी है ये बहुत, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स द टर्म्स ऑफ विच आर इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट or conduct of the parties or the circumstances of the case, where the offer or acceptance of the promise is made otherwise than in words the promise is implied। अब देखिए, हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात करी थी, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया था, एक्सप्रेस किया गया था, चाहे बोल के और चाहे लिख के, राइट। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ना बोला जा रहा है ना लिखा जा रहा है, ठीक है। ये एक इम्प्लाइड है, मतलब अगर मैं कहूँ तो कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हम चाहते या ना चाहते हुए भी उसमें आ जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप वहां पे जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और बदले में आप उसको क्या देते हैं, उसके चार्जेस देते हैं, ठीक है, पे करते हैं। अब क्या उस होटल वाले ने या उस रेस्टोरेंट वाले ने आपसे बोला कि आप खाना लिए हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड है, ये वेरी ऑब्वियस है, आपको इस बारे में पता है कि अगर आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस, ए एंटर्स अ होटल, टेक कॉफी एंड पेज द बिल। Here, the offer and acceptance are inferred from the conduct of the parties. In the same way, when a person enters in a public bus or obtains a ticket from an automated machine, there is an implied contract. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मतलब कि वर्ड्स या रिटन, मतलब ना बोला जाए ना लिखा जाए, इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कि हमें किसी को कुछ बोलने लिख के बताने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑब्वियसली लोगों को खुद पता होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है बेसिस हमारा वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। तो बेस्ड ऑन द वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी, द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो पहला पढ़ देते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स में आते हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स के सारे क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। The valid contracts are the contracts which have all essential elements of a valid contract. In the absence of one or more of these elements, the agreement cannot graduate to a contract. तो जितने भी हमने essential elements पढ़े थे, अगर उनमें से कोई एक भी नहीं होता है, एक की भी मौजूदगी अगर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो hence the agreement is void ab initio and cannot be enforced by law, ठीक। तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, void ab initio, मतलब कि वो शुरुआत से ही गलत हो गया और वो enforceable भी नहीं रह जाएगा लॉ की नजर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा void agreements। तो void का क्या मतलब होता है, जो चीज इलीगल है, ठीक है। तो void agreements कौन से agreements होते हैं, ऐसे agreements जो कि लॉ में enforceable नहीं है, ठीक है। तो as defined under section 2 subsection G, void agreement is an agreement not enforceable by law. It does not create any legal right or obligations. It is void ab initio. It is nullity and destitute of all legal effects. An agreement with a minor or with a lunatic or without consideration or with an unlawful object is void. तो void agreement क्या हुआ, जो agreement शुरू से ही गलत है और जो law में enforce नहीं हो सकता, वो कौन से agreements होंगे, void agreement। जैसे कि आप किसी minor के साथ कोई agreement में अगर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, void agreement। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही गलत है, आप minor के साथ किसी भी agreement में नहीं आ सकते हैं, ठीक। या फिर कोई ऐसा अग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के हो, और जबकि हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में जब बात करी थी तो क्या बात करी थी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है, ठीक। अब अगर अग्रीमेंट में ही कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा,
ठीक है। तो इसीलिए वॉइड अग्रीमेंट्स ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि लॉ की नजर में एनफोर्सेबल नहीं है और वो शुरू से ही गलत है, इलीगल है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनलॉफुल अग्रीमेंट। As defined under section 23 and 24, an agreement is unlawful and void if its object or consideration is unlawful or both are unlawful. Unlawful agreement ऐसे agreement होते हैं जिसमें कि object unlawful हो या consideration unlawful हो या फिर दोनों ही object और consideration unlawful होते हैं। ठीक है। तो the object or consideration of an agreement is unlawful if first it is forbidden by law। अब ये अनलॉफुल कब होंगे? जब लॉ में इनकी कोई जगह नहीं है। ठीक। सेकंड है इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, लॉ के कोई प्रोविजन को डिफीट कर जाते हैं। ठीक। थर्ड है इट इज फ्रॉडलेंट, अगर कोई फ्रॉड कंडक्ट किया इस वजह से अनलॉफुल हो सकता है। और इट इम्प्लाइज और इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और ये अनलॉफुल कब होंगे? या फिर इनकी वजह से क्या हुआ हो, किसी को इंजरी पहुंची हो या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा हो। और लास्ट पॉइंट है द कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और अगर कोर्ट को लगता है कि जो भी एक्ट किया गया है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो तब भी वो क्या कहलाएगा? अनलॉफुल अग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है। तो अनलॉफुल अग्रीमेंट क्या हुआ? ऐसा अग्रीमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन या दोनों ही अनलॉफुल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल अग्रीमेंट इज एन अनलॉफुल अग्रीमेंट whose object or consideration is criminal in nature or immoral in character or both involves क्रिमिनलिटी और इमोरलिटी। तो इलीगल से ही समझ में आ रहा है जो चीज लीगल नहीं है। ठीक है। तो इलीगल अग्रीमेंट कौन से हुए? जो क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड रहते हैं वो होते हैं हमारे इलीगल अग्रीमेंट। तो एन इलीगल अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो अग्रीमेंट शुरू से ही इलीगल है तो वो कभी भी लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए अग्रीज टू पे बी ₹5,000 and if B assaults C, which is a crime, here both the object and the consideration are not unlawful but additionally illegal. Hence, the agreement is not only void ab initio but unlawful including illegal. अब हम किसी को भी ऐसे असॉल्ट नहीं कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते हैं, जो कि क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है, क्राइम है। ठीक है। तो ये पहली बात तो ये void तो हो ही गया, शुरू से गलत तो है ही, बट एडिशनली ये इलीगल भी है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा voidable contract. According to section 2 subsection 1, a voidable contract is a contract which is valid in the beginning but can be avoided subsequently at the option or instance of one of the parties to the contract but not at the option of the अदर पार्टी। तो voidable contract कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिगिनिंग में वैलिड थे, सही थे, लॉ में एनफोर्सबल थे, बट सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जो दूसरी पार्टीज हैं उन्होंने क्या किया, इसको अवॉइड कर दिया। ठीक है। अभी क्यों हुआ ये देख लेते हैं। द voidable contract continues to be valid until it is avoided by the party entitled to do so. This happens in the case when the consent given by the party to a contract is not free, which means the consent of the party was present but the same was obtained through coercion or undue influence or fraud or misrepresentation or unilateral mistakes of facts induced by the fraud. For example, suppose A is forced to sign a promissory note at a pistol point. His consent cannot be said to be free and he can avoid the contract. अब आप सपोज करिए कि कोई आपको गन पॉइंट पे रख के जो है कोई आपकी प्रॉपर्टी की पेपर्स साइन करवा लेता है, तो क्या वो कंसेंट फ्री माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक। लेकिन ये क्या था, स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था क्योंकि आप माइनर नहीं थे और जो करवा रहा था वो भी माइनर नहीं था। ठीक है। तो क्या था, एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, एनफोर्सेबल था। लेकिन जब बाद में पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, करवाया गया, वो क्या था, पिस्टल पॉइंट पे करवाया गया, गन पॉइंट पे करवाया गया। ठीक है। तो ये कंसेंट क्या हुआ, फ्री नहीं हुआ। ठीक। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये देखिए। यहाँ पे बहुत ही अजीब सी बात ये है कि
कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइड है। इसका मतलब है कि अग्रीमेंट था, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट तभी बना जब अग्रीमेंट था, और वो वैलिड अग्रीमेंट रहा होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट भी बना। तो ये वॉइड कैसे हो गया इसको समझते हैं, ठीक। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन J with a contract which is legally enforceable when entered but becomes void due to supervening impossibility of परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये शुरू से तो वैलिड था, एनफोर्सेबल था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक। A void contract is not a void from the beginning. It becomes void at a subsequent stage due to the occurrence of an event or change in the original conditions, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। A, an Indian enters into a contract with B, a Pakistani national, to supply woolen carpets after 3 months. After some time, war breaks out between Pakistan and India. The contract in between A and B shall become void at the outbreak of war, ठीक है। तो एग्जाम्पल तौर पे हमने क्या समझा कि A जो कि एक इंडियन था और B जो कि एक पाकिस्तानी था, ठीक है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो वुलन कारपेट सप्लाई करेंगे 3 मंथ्स के बाद, लेकिन सिचुएशन कुछ खराब हो गई और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ गया, ठीक। अब वॉर हो जाने के बाद क्या कंडीशन सेम रह गई, सर्कमस्टांसेस सेम रह गए, नहीं रह गए, ठीक है। तो जो उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि शुरू से तो सही थे लेकिन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वॉइड हो गए, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है हमारा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि ना वॉइड हैं और ना ही वॉइडेबल हैं, लेकिन कुछ पेपर वर्क या कुछ एविडेंस की वजह से ये क्या हो जाते हैं, अनएनफोर्सेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नीदर वॉइड nor voidable, but it cannot be enforced in the court of law because it lacks some item of evidence such as writing, registration or stamping. Some unenforceable contracts can be enforced in a court of law if the technical defects is removed, ठीक है। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर उसमें स्टैंपिंग नहीं हुई है प्रॉपरली तो वो क्या हो गया, अनएनफोर्सेबल हो गया, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली टेक्निकल डिफेक्ट्स को हटा दिया जाए, स्टैंपिंग कर दी जाए, तो क्या ये दोबारा वैलिड नहीं हो सकता, ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस इफ अ डॉक्यूमेंट एम्बॉयडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर स्टैम्प्ड, the contract is unenforceable, but the requested stamp is affixed. If allowed, the contract becomes enforceable, ठीक है। तो अगर अलाउ किया जाता है, उस पर स्टैम्प लगा दी जाती है, तो वो दोबारा क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं, और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी एग्जीक्यूट नहीं किए गए हैं और फ्यूचर में कभी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच बोथ द पार्टीज हैव एग्जीक्यूटेड और परफॉर्म्ड देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। तो दोनों पार्टी ने अपने जो रोल थे उनको कंप्लीट कर दिया, अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी उनको परफॉर्म कर लिया। तो सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्राइस इज पेड एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड देन एंड देयर, ठीक है। तो सेल क्या हुआ, हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी व्हेन बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस लाइक एन एग्रीमेंट टू सेल वेयर goods have to be delivered at a future date and the price to be paid at a future date. तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था सेल और एग्रीमेंट टू सेल। तो हमने जब डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होता है, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वहीं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कभी हम फ्यूचर में उसको परफॉर्म करेंगे, जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स प्रोवाइड करेगा और जो इम्पोर्टर है वो उसको पे करेगा फ्यूचर में, ठीक। तो द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एट अ फ्यूचर डेट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड एंड द प्राइस इज पेड।
तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब फ्यूचर में गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे और उसका प्राइस पे कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेशन के बेसिस पे दो हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड, बाइलेटरल मतलब टू साइडेड। ठीक है, तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? Unilateral or one-sided contracts which are similar to executed contract is one where one party has fulfilled his obligation and the other has to fulfill his part of obligation at the time of formation of the contract। तो unilateral contract कौन से होते हैं? ऐसे contract जिसमें कि एक पार्टी ने अपना जो obligation है उसको परफॉर्म कर दिया है, अपनी जो ड्यूटी थी उसको परफॉर्म कर दिया है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है अभी उसकी obligations बची हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, when your luggage is carried by a coolie and placed in your carriage, the coolie has performed his obligation. Now you have to fulfill your obligation by paying his charges। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स which is similar to executory contract is one where obligations on both the parties to the contract are outstanding at the time of formation of the contract। तो bilateral contracts कौन से होते हैं? Similar to executory contracts होते हैं जिसमें कि दोनों पार्टीज को ही अभी परफॉर्म करना है, अपने obligations को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो काफी इजी हो जाएगा और आपको फिर डिटेल भी इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सपोज आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि किसी का वॉलेट सड़क पे गिरा हुआ है। ठीक है, आपने वहां पे काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी, पता लगाने की कोशिश करी, लेकिन आपको पता नहीं चल पाया कि वो वॉलेट किसका था। ठीक, अब वॉलेट में काफी अमाउंट भी था, काफी ढेर सारे पैसे भी थे, क्रेडिट कार्ड्स भी थे, आईडीज भी थी। ठीक है, जो कि एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब आप क्या हुआ, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे इस पर्सन के साथ, ना ही ये पर्सन आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन आपका ऑब्लिगेशन बनता है अब कि आप उस पर्सन को ढूंढें और उसको उसके जो प्रोडक्ट है उसको हैंड ओवर करें। ठीक है, ना आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में थे शुरू से, ना वो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन आपका ये मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है कि आप उसके प्रोडक्ट को, उसके वॉलेट को उस तक पहुंचाएं। ठीक है, तो यही है क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो quasi contracts covered under section 68 to 72 of the Indian Contract Act represents certain relations resembling those created by contracts. A quasi contract is not a contract at all। तो quasi contract होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोई contract साइन ही नहीं किया। लेकिन the quasi contract outlines the obligation of one party to another when the latter is in possession of the original party's property। ठीक है, तो अगर आपके पास उसका वॉलेट है तो आप मॉरल ऑब्लिगेशन में हैं कि आपको उसे ढूंढ के उसे हैंड ओवर करना ही है। ठीक, तो these parties may not necessarily have had a prior agreement with one another because the agreement is constructed in a court of law. It is legally enforceable, so neither party has to agree to it. The purpose of quasi contract is to render a fair outcome in a situation where one party has an advantage over the another। अब देखिए, आपके पास उनका वॉलेट है। ठीक है, किसी तरह आपने उनको ढूंढा, जो ओनर है, आपने उनको सर्च किया, आपको पता लगा कि कौन ओनर है, तो आप उनके पास गए और उनसे बोला कि ये आपका वॉलेट गिर गया था, मैं आपको ये हैंड ओवर करने आया हूँ। ठीक, वो आपसे क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे इसकी, मैं बहुत परेशान था, और बस इतना कहेंगे और बाय बाय टाटा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने उनको ढूंढा। ठीक है, तो आपने भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंसेस बियर किए होंगे, आपने पेट्रोल खर्च किया होगा, आप धूप में गए होंगे, घूमे, इधर गए वहां गए, ढूंढा होगा उन्हें, तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ एक्सपेंसेस खर्च किए ना, आपको भी कुछ ना कुछ खर्चा आया उनका पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उनकी क्या मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो आपके एक्सपेंसेस आए हैं वो उसको पे करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों ही पार्टी ना एडवांटेज में होगी और ना डिसएडवांटेज में होगी। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मेन पर्पस यही है, टू रेंडर अ फेयर आउटकम इन अ सिचुएशन
where one party has an advantage over another, इसको खत्म करना, ठीक है। अगर एक पार्टी एडवांटेज में है, दूसरी पार्टी डिसएडवांटेज में है, तो इसको क्या करना, खत्म करना, इसीलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया गया था, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल, ए फाइंड्स लॉस्ट गुड्स ऑफ बी, ए इज बाउंड लीगली टू रिटर्न गुड्स टू बी, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। और प्लीज सबके सेक्शंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना सेक्शन के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में लिखेंगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना भी लॉ है इट इज ऑल अबाउट सेक्शंस, और सेक्शन लिखना मैंडेटरी है। और बिना एग्जाम्पल के तो मत ही लिखिएगा कुछ भी, क्योंकि देखिए लॉ में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन और उससे रिलेटेड उसका एग्जाम्पल, ठीक। तो ये दो चीजें जरूर लिखिएगा पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, ठीक है। पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था ही नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही जितने भी गुड्स के परचेज सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते थे उन्हीं के सेक्शंस उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डिफाइन किए गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद नीड लगी और उसके बाद बनाया गया इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। पहले इंडियन नेम डाला गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि अगर हम इंडियन डाल देंगे ऐसे तो क्या होगा कि सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज तक ही सीमित रह जाएगा ये एक्ट, ठीक है। इसीलिए 22 सितंबर 1963 को इंडियन वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और उसके बाद से क्या यूज करा गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, a contract of sale is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4 के अंदर आता है, जो कि कहता है कि जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि सेलर ट्रांसफर करता है तुरंत या अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बायर को फॉर अ कंसिडरेशन दैट इज प्राइस, ठीक। नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल और आउटराइट सेल एंड एन अग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों ही सेल और अग्रीमेंट सेल को डिफाइन करती है। आउटराइट सेल का मतलब हुआ तुरंत सेल आउट कर देना, ठीक है। तो इन अ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर then and there or immediately, whereas in an agreement to sell the property in goods transferred at a future date or on the fulfillment of certain conditions, ठीक है। तो आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई, हमने कई बार ये लाइन पढ़ ली अभी। An agreement to sell is therefore a present sale of future goods and it becomes an actual sale at a future date when the goods are supplied or the conditions are fulfilled. An agreement to sell is an executory or conditional contract and involves a contract pure and simple without convenience or delivery of goods when the contract is made. The sale, on the other hand, is an executed, absolute and unconditional contract involving a contract plus convenience। तो हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल होता है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो अग्रीमेंट टू सेल होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एग्जीक्यूटरी है इसलिए वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है an agreement to sell involves future goods meaning goods yet to be manufactured or procured, whereas sales involves sales of existing goods meaning goods which are within the control or possession of the owner। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तुरंत सेल आउट हो जाएंगे, और जो फ्यूचर गुड्स हैं वो कौन से गुड्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या उन्हें प्रोक्योर किया जाएगा और उनको फ्यूचर में सेल किया जाएगा, मतलब अग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेल किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स अंदर आ जाएंगे और एग्जिस्टिंग गुड्स इसमें आ जाएंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहला है पार्टीज। पार्टीज क्या, सेलर और बायर, दो पार्टीज तो होनी ही चाहिए। Who should be competent to contract with the intention of creating legally binding relations। The seller is defined as a person who sells or agrees to sell a good। और buyer कौन होता है, जो कि अग्री करे बाय करने के लिए या फ्यूचर में बाय करे, ठीक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। The contract of sale involves transfer of general property, that is ownership। In the sale of transfer of property takes place immediately, whereas in agreement to sell it takes place at a future date, ठीक। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ऑफ रिस्क की बात करूं तो जैसे ही सेलर ने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया वैसे ही रिस्क भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। अगर आउटराइट सेल की बात करें
तो सेलर ने जब प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब उसने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी बायर को, और जब ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि अगर प्रोडक्ट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, लॉस होता है, डैमेज होता है, तो उसके लिए जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और वहीं अगर हम अग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो अभी भी जो प्रोडक्ट है वो किसके पोजीशन में है, सेलर के पोजीशन में है। ठीक है, तो जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा। ठीक है, जब तक कि वो प्रोडक्ट बायर तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड फॉलोज प्रॉपर्टी। In the sale, the buyer or owner bears the risk, while in an agreement to sell, the risk remains with the seller because the ownership is yet to be transferred to the buyer. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा goods. The goods which form the subject matter of a contract of sale must be only movable goods. क्योंकि देखिए जो भी सेल है वो किसके आधार पे हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर कौन है, गुड्स। ठीक, तो गुड्स कैसे होने चाहिए, मूवेबल इन नेचर होने चाहिए। इमूवेबल गुड्स को हम गुड्स नहीं मानेंगे। ठीक, तो सेल इज कंसर्न्ड विद द एग्जिस्टिंग गुड्स व्हाइल अग्रीमेंट टू सेल इन्वॉल्व्स सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। ठीक है, तो आई होप आपको अब तक तो ये सब लाइनें क्लियर भी हो गई होंगी, याद भी हो गई होंगी इतनी बार पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्राइस। The price is the money consideration in a contract of sale. Price is defined as the money value of the goods expressed in the currency of a country. Consideration in a contract of sale must always be the terms of money. A counter trade in which consideration is partly in money and partly in goods is a sale, but a barter where goods are exchanged for goods is not a sale. तो मतलब कहने का ये है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है इन फॉर्म ऑफ प्राइस। ठीक है, बार्टर सिस्टम को हम कभी भी सेल नहीं मानेंगे। बार्टर सिस्टम आपको पता ही होगा, पहले चलता था कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सचेंज किया जाता था और इसी के थ्रू लोग अपना गुजारा कर लेते थे। अगर हमको राइस की जरूरत है और आपको व्हीट की जरूरत है तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, बार्टर सिस्टम। लेकिन इसको हम सेल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं थी इन द फॉर्म ऑफ प्राइस। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसा कि हमने बात किया सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल क्या है हमारा, गुड्स। तो देख लेते हैं गुड्स क्या होते हैं। Goods have been defined in section 2 subsection 7 as every kind of movable property other than actionable claims and money and includes stocks and shares, growing crops, grass, things attached to or forming part of land which are agreed to be served before or under a contract of sale. Trademarks, copyrights, patent rights, goodwills, electricity, water, gas are all goods. तो goods क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि मूवेबल इन नेचर हो लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे क्रॉप्स हो गई, ग्रास हो गई, ये सब क्या है आपके गुड्स के अंदर आते हैं। ठीक, अब ये क्रॉप्स हो गई आपकी, ये क्या है, ये ग्राउंड पे लैंड पे उगती हैं, लेकिन आप इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं लैंड से ना। ठीक है, तो इसलिए गुड्स के फॉर्म में आ जाती है। तो जो भी आपके ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब भी क्या है, गुड्स है। ठीक, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, एज डिफाइंड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882 आर क्लेम्स which can only be enforced by action in a court of law. तो actionable claims ऐसे claims जो कि law में enforceable होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। For example, unsecured debts, claim for the salary or arrears of rent or price on a lottery ticket are actionable claims which cannot be bought and sold. ठीक है, तो actionable claims goods का part नहीं होते हैं क्योंकि हम इनको ना खरीद सकते हैं और ना इन्हें बेच सकते हैं। ठीक है, अब goods are classified as existing goods, future goods and contingent goods. तो ये तीन कैटेगरी में हम गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, हमने डिस्कस किया था एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी जो सेलर है उसके पोजेशन में है, उसके पास है, वो कौन सा होगा, एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक, तो एग्जिस्टिंग गुड्स आर गुड्स विच आर ओन्ड और पोसेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. Existing goods forming the subject matter of the sale may be ascertained or unascertained. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर गुड्स, जो कि क्या होते हैं, एग्जीक्यूटरी होते हैं, अग्रीमेंट टू सेल में ही फ्यूचर गुड्स में आते हैं। ठीक, तो फ्यूचर गुड्स आर द गुड्स व्हिच आर येट टू बी एक्वायर्ड और मैन्युफैक्चर्ड और टू बी ओन्ड एंड पोसेस्ड बाय द सेलर, जो कि अभी बने नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है या फिर अभी जो आपका सेलर है उसके पोजेशन में नहीं आए, वो कौन से होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी उसके पास आएंगे। तो दीज गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6.
फिर आता है हमारे कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स आर द गुड्स दैट एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ contingency which may or may not happen. For example, A agrees to sell the goods loaded on the ship which is coming from London to Bombay. The ship may or may not arrive, so these goods will be called as contingent goods. तो contingent goods कौन से होते हैं? ऐसे goods जो कि seller acquire किया हुआ है लेकिन पता नहीं है कि ये कभी फ्यूचर में happen करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने भी पढ़ा कि A अग्री करता है कि अपने गुड्स को लोड करता है शिप पे, ठीक है, जो कि लंदन से बॉम्बे आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि शिप अराइव करे, या हो सकता है शिप ना भी अराइव करे, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन है, इस वजह से इनको क्या कहा जाएगा? इस कंडीशन में कंटिंजेंट गुड्स कहा जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा प्राइस। प्राइस फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज मनी कंसिडरेशन। प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। प्राइस में बी डिटरमाइंड by the contract itself or in the manner agreed at time of contract or in the course of dealing between the parties। तो प्राइस कैसे भी डिटरमाइन कह सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में जो जैसा लिखा है वैसा, या जो पार्टीज हैं उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम जो उन्होंने डिसाइड किया वैसे, या फिर जो पार्टीज डील कर रही हैं वो जिस हिसाब से उस टाइम पे करना चाहें वैसे प्राइस को डिटरमाइन कर सकती हैं, ठीक। If the price is not determined by any one of these methods, buyer must pay a reasonable price to the seller। और अगर इन तीन मेथड के बावजूद भी प्राइस नहीं डिटरमाइन किया जा पा रहा है तो बायर एक रीजनेबल प्राइस पे करेगा सेलर को, ठीक है। अब है नेक्स्ट कंडीशंस एंड वारंटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम आज यहीं तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज को डिस्कस करूंगी आपके साथ, ठीक। तो द कंडीशंस इज अ स्टिपुलेशन which forms the very basis of the contract or as stated in section 12 subsection 2 is essential to the main purpose of the contract. The breach of a condition entitles the buyer to repudiate or avoid the contract, to reject the goods or claim damages. Sometimes the buyer may waive the conditions and treat the breach of conditions as the breach of warranty. तो कंडीशंस डिफाइन की गई हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाती है, तो बायर एंटाइटल्ड है कि वो या तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और अपने जो डैमेजेस हैं उन्हें क्लेम कर सकता है, ठीक है। कभी कभी बायर ऐसा भी करता है कि वो जो कंडीशंस उनको वेव ऑफ कर दे और अपनी जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी कंसिडर करे, ठीक है। अब वारंटी क्या होता है इसको देखते हैं। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल और सब्सिडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट्स ब्रीच which is not considered to be serious entitles the aggrieved party to claim only damages without any right to avoid the contract or reject the goods, ठीक है। तो कंडीशन के अंदर ही आती हैं आपकी वारंटीज, ठीक है। तो कंडीशन एक ब्रॉडर व्यू है और आपका वारंटीज क्या है, एक नैरोअर व्यू है। क्यों? क्योंकि देखिए कंडीशन अगर ब्रीच होती, कंडीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बायर एंटाइटल्ड है ना कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, लेकिन वारंटीज में ऐसा नहीं है। वारंटी में वो सिर्फ डैमेजेस को क्लेम कर सकता है बस, बाकी वो ना ही कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है ना ही वो गुड्स लेने को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज, क्योंकि आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। और प्लीज अपने फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग फीडबैक देते ही नहीं है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वीडियोस में व्यूज तो बहुत आते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है तो आप बेशक बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।